अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क के 14वें सदर के तौर पर आज हलफ उठाया। हलफ उठाने की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्कद हुई और उनसे हलफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने लिया। इस मरहले के बाद अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है वो काबीना की तश्कील का है। अब तक की जो तमाम तर काबीना की तश्कील के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो माजी की जो निगरान सेटअप थी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ओहदों पर फायज लोगों को शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल किया जा रहा है। इससे कई सवालात उठते हैं, न सिर्फ सियासतदानों की अहलियत पर बल्कि इस बात पर कि शहबाज शरीफ साहब आखिर अपनी काबीना को चूज़ करने में कितने खुद मुख्तार हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब के सदर बनने के बाद बहुत सारी बहस ये भी हो रही है कि आया वो मुफाहमत के बादशाह नोन हैं, तो क्या मीसाक मुफाहमत कर पाएंगे? अगर ऐसी कोई मीसाक मुफाहमत होती है तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुँचेगा? आज इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर तज्ज़िया निगार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और ज़ैगम खान साहब इन फोकस हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का फॉर जॉइनिंग अस। नियाज़ी साहब, पहले तो आ जाते हैं सदर पाकिस्तान के हवाले से। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि मुफाहमत के बादशाह हैं जरदारी साहब और मीसाक मुफाहमत की जा सकती है, नहीं की जा सकती, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम अज़ कम मुझे बड़ी विनिंग पोजीशन में नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जरदारी साहब, अब इन 5 सालों में क्या कुछ आप समझते हैं फ़ायदा पहुँचा सकेंगे न सिर्फ अपनी जमात को बल्कि जमहूरियत को भी? बहुत बहुत शुक्रिया नादिया। अब मेरा ख्याल में पहले तो नारा लगा दें जैगम साहब के साथ मिलकर, आप एक जरदारी सब पे भारी। तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, मुझे अभी आप बात कर रही थी तो मुझे जरदारी साहब की मार्च 2015 के अंदर जो उन्होंने एक ललकारा था, उसने कहा जी जो आर्मी चीफ है वो 3 साल का टेन्योर है और हमने सारी जिंदगी रहना है। तो मेरे ख्याल में आज हल्फ उठाने के बाद उनके वो अल्फाज जो है वो जो कुछ कहा उसे सुनहरी हरूफ से लिख के और ऐवान सदर की दीवार पे मेन गेट पे चस्पा कर देना चाहिए। तो वो कितने वो एक्यूरेट थे। जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैं हकीकत बता दूं आपको कि जरदारी साहब को अब मुफाहमत की कोई जरूरत नहीं है। मुफाहमत के अंदर बंदे के अपने भी कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। अब मुफाहमत हुई तो जरदारी साहब के जो अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो अंडरमाइन हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके अंदर अब कुछ वो जोश जज्बा मुफाहमत का रहेगा, ना उनको करना है। बाकी है कि ये जो गेम है ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है। एक फिक्र मैं कह देता हूँ ताकि आप आगे चला सके कि 1970 में हमारे पहले जो है जनरल इलेक्शन हुए जिसको हम कहते हैं कि हक के बालिग रहे दही की बुनियाद पर। सही। और 12वें इलेक्शन 2024 में हुए। ये मैं खुद जब इस चीज पे चंद दिन पहले गौर किया 8 फरवरी के बाद, तो मैंने कहा ये अजीब इस मुल्क के अंदर वो कहते हैं ना कि सेब का साया है कि हर इलेक्शन इस मुल्क की बुनियादें हिला के गया है। इलेक्शन जिसको हम हमेशा इस यकसुई के साथ या इस एक्सप्रेशन के साथ हमने हिस्से लिए कि ये एक सियासी इस्तेकाम लाएगा। जो इलेक्शन पाकिस्तान में 12 के 12 इलेक्शन को मैंने अलग-अलग परखा है, जांचा है, उसने सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ाया है। हर इलेक्शन के बाद तकरीबन रजिस्ट्रेशन का रोल बढ़ा है, घटा नहीं है। और ऐसे ही है जैसे 2018 में रजिस्ट्रेशन रोल दुगना हो गया था और जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो वो 4 गुना हो गया था। तो मेरा ख्याल है कि 2024 के इलेक्शन में उसको अब 4 गुना के डबल होना चाहिए। तो जब एक मुल्क जो है इस तरह इस कदर इंतशार खलकशार जो इलेक्शन की वजह से मिलता है हमें, और मैं इलेक्शन से पहले भी अपने प्रोग्राम में जब भी कहता कई महीनों से टीवी में भी आता था और अपने कॉलेज में भी लिखता था कि ये इलेक्शन आप 8 फरवरी का ऐसा बदकिस्मत देना है कि इलेक्शन आपने करवाए तो सत्यानाश, ना करवाए तो सब सत्यानाश। और ये असल ये कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो
कल जो है तकरीबन जो है वो वीक हुए। वीक तो कई लिहाज से होती रहती है, लेकिन वो ऐसे लिहाज से टेक्निकली वीक हुई है कि वो जरदारी साहब के रहमो करम पे आ गई है। तो जरदारी साहब कल के बाद या आज के बाद इस मुल्क का मजबूत तरीन आदमी मेरे नजदीक जनाब आसिम मुनीर, तो खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो कमजोर है, लेकिन जरदारी साहब आज इस मुल्क के मजबूत तरीन एक जो है जो भी कह ले, सियासतदान कह लें, मुक्तदिर कह ले, वो हमारे दरमियान। अब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कह दी नियाजी साहब। ज़ैगम, आप अग्री करेंगे कि मतलब हम तो ये देखते हैं हर इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट मुझे तो ज़्यादा जो है वो ताकतवर नज़र आ रही होती है जिस तरह से निज़ाम चल रहा होता है, लेकिन नियाजी साहब ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कमज़ोर, जरदारी साहब सब पर भारी, तभी शायद इन्होंने हमसे कहा कि नारा भी लगाएं। आप भी यही देख रहे हैं? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट तो मजबूत से मजबूत तर हुई है, ख़ास तौर पर 2014 के बाद से। अगर आप तारीखी तौर पर भी देखें तो पाकिस्तान में सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो चंद साल थे, उसके अलावा पाकिस्तान में किसी न किसी तरह का एक हाइब्रिड सिस्टम रहा है जिसमें सियासी जमातों के साथ इस्टेब्लिशमेंट में इक़्तिदार में हिस्सा लिया है, अगर आइन में नहीं लिखा हुआ। उस वक्त भी जब हमारे पास जमहूरियत थी, जिसको हम जमहूरियत समझते हैं, इस समझते रहे, लेकिन 2014 के बाद जो एक पूरा एक ये फैसला किया गया कि अब हमारा इक़्तिदार में हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, यानी हम रेन नहीं करेंगे, बादशाह नहीं बनेंगे, बल्कि रूल भी करेंगे, वज़ीर आज़म भी हम खुद होंगे, बादशाह भी होंगे। और ये 2014 के बाद से पहले पीटीआई ने कंधा दिया अपना, जिसके नतीजे में वो तो फ़ख्र करते रहे कि ये जो है हाइब्रिड सिस्टम नया बन गया है, हम वन पेज पर हैं, लेकिन फिर उसी हाइब्रिड सिस्टम का वो खुद शिकार हुए। तो फिर पीडीएम ने अपना कंधा दिया, जो 16 माह पीडीएम ने हुकूमत की, उन्होंने उस हाइब्रिड सिस्टम के बहुत से पहलुओं को, बहुत से एस्पेक्ट्स को एक कानूनी शक्ल दी। उसको डिफेक्टो से, यानी सिर्फ जो एक्शन में होता था, उससे उन्होंने डिजोरो बना दिया, बाकायदा कानूनी बना दिया। मिसाल के तौर पे आर्मी एक्ट में उन्होंने जो तरमीम की, उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे आर्मी को सब कुछ करने का अख्तियार उन्होंने दे दिया। इस तरीके से सिविल सर्विसेज को इंटेलिजेंस एजेंसी के मातहत कर दिया कि उनसे मर्जी के बगैर कोई सिविल सर्वेंट तरक्की नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है पूरी सिविल सर्विस को भी उन्होंने मातहत कर दिया इस्टेब्लिशमेंट के। अब जब ये दोबारा से मुंतखब होकर आए हैं तो मैं समझता हूँ इस वक्त तो हाइब्रिड प्लस से भी जरा आगे निकल गए हैं, क्योंकि इस वक्त इनकी जो लेजिटिमेसी है वो इतनी कंप्रोमाइज्ड है कि इनके पास इस्टेब्लिशमेंट का मुसलसल कांधा इस्तेमाल करने के अलावा, उनके पीछे चलने के अलावा कोई इनके पास कोई और तरीका ही नहीं है। सही। जरदारी साहब तो पहले ही माशाल्लाह मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए थे, आपको पता है, जब से वो ईंट से ईंट बजा कर गए थे और वापस आए थे, तब से तो वो मुसलसल तमाम प्रोजेक्ट्स में बड़े एक्टिव वो पार्टिसिपेंट रहे हों। बलूचिस्तान की हुकूमत गिरानी हो, संजरानी को जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाना हो, तमाम प्रोजेक्ट्स में वो शरीक रहे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज भी पिछले 16 माह जो हुकूमत थी उस दौर से फुली ऑन बोर्ड है, और उसमें खुद नवाज शरीफ साहब की जो एक बहुत बड़ी मजबूरी आ गई है कि वो इस वक्त इक़्तिदार की अपनी एक ट्रांजिशन चाहते हैं, यानी जो अपनी उनकी हैसियत है वो बेटी को मुंतकिल करना चाहते हैं, मौरूसी ट्रांसफर को भी कंप्लीट करना चाहते हैं। सही। अच्छा, तो अब ये जो आपने कहा ना कि कांधे की मुस्तकिल ज़रूरत रहेगी और रह रही है इस वक्त, जिस किस्म का निज़ाम आपको नज़र आ रहा है, तो यही वजह है नियाजी साहब कि शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है उसमें वो नाम आ रहे हैं जो निगरान सेटअप के हैं, जिनमें जलील अब्बास जिलानी का नाम आ रहा है, मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा है, और इसके अलावा शमशाद अख्तर साहिबा का नाम आ रहा है। तो इसका मतलब कि शहबाज शरीफ साहब अगले 5 साल वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकेंगे, जो एस्टैब्लिशमेंट कहेगी उनको वैसे ही करना है। तो ये मैसेज क्या है सियासतदानों के लिए? फिर मेरा ख्याल में जी कि मैं जो है बिल्कुल इसी बात को आगे चलाऊंगा जो कि फरमा रहे हैं, और शुरुआत यही थी कि आप जो पिछला हमारा तजर्बा है उसके बाद अब ये समझे कि आने वाले सिस्टम में, इस सिस्टम में पिछले से जो है एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल दुगना होगा। जो चीज है कि जलील जो जलानी साहब जो है, इनका फॉरेन मिनिस्ट्री में आना, ये उन्होंने इसाक डार साहब को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया है।
3 मिनिस्ट्रीज जो है एस्टेब्लिशमेंट कभी किसी के हवाले नहीं करती। और नवाज शरीफ साहब जो है वो तीनों मिनिस्ट्रीज में हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की है उन्होंने अपने तय, कामयाब हुए नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी की 3 हुकूमतें बनी हैं, पीपल्स पार्टी ने इस मामले में बिल्कुल उनके मुताबिक एक्ट किया जाए तो चाहते हैं। एक फाइनेंस, एक इंटीरियर और एक फॉरेन। इंटीरियर में पहले इतने नहीं होते थे, कि इंटीरियर पिछले जो एक अरसा दराज से जमाने कदीम से जो मुशर्रफ साहब के पास ये रिवाज है कि ये भी जो सिक्योरिटी स्टेट है तुम्हारे पास होनी चाहिए। उन्होंने ये बिल्कुल आपकी बात सही है, जैगम की सही है कि जी जो ऑप्टिक्स हैं वो पूरे गए हैं कि आपके ऊपर धांधियों के इल्जाम भी लगे और आप उन लोगों को जाके बड़े बड़े उहदों के बाद में बिठा दे। खसूसन हमारे जो पंजाब से मोहसिन नकवी साहब गए हैं और वो भी वज़ीर दाखिला के तौर पे गए हैं, और ये पता नहीं क्या मैसेज था। लेकिन इससे ये तो पता चल गया कि जी सिस्टम जो है, जो इफेक्टिव सिस्टम है वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पास रखा हुआ है और वो अब ये कभी ना सोचे कि कभी किसी को मिल सकता है। नहीं तो फिर फायदा क्या न्याजी साहब कतई कलामी के लिए कि माफी चाहूंगी, इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को टिकट मिलने के लिए इतना टाइम लगा और नवाज शरीफ साहब को ये सब कबूल है, क्योंकि अगर आप देखें डार साहब को एक तरह से डाइल्यूट किया गया है। वो इतने बड़े कॉन्फिडेंट नवाज शरीफ साहब के हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनके साथ भी 2 लोग लगा दिए गए, तारिक फातमी भी, जलील अब्बास जिलानी भी, यही अभी तक खबरें हैं। और इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब, उनको आप बना रहे हैं, लेकिन नून लीग से कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वजारत दाखिला में भी आ सकता है? देखिए जी, बात यह कि वो तो आपने देखा कि इलेक्शन तो 2018 में हमने देखे हैं, और जब 2013 में नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ जो वजीर खारजा जो है जानबूझ के नहीं लगाया, और हमें तब भी पता था कि जी उनकी वजह यह है कि वो ये भी अपने पास रखना चाहते थे। फाइनेंस भी डार साहब के पास थी, अलबत्ता दाखिला जो थी वो उनके लिए काबिल कबूल थे, चौधरी साहब एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और नवाज शरीफ साहब के लिए भी। तो वो एक वजह नज़ा उनके अंदर इन्हीं चीजों से खटपट शुरू हुई। इमरान खान साहब ने शुरू में वजारत दाखिला अपने पास रखी थी और वजीर मुमलिकत बनाए थे शहरयार अफरीदी साहब को, तो चंद महीने बाद वो ले आए थे जो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को, जो पुराने जो है ISI क्या थे और अपने बंदे थे। मैं ये मेरा कहना यह है जी कि इस वक्त मुस्लिम यून जो है वो इसकी सियासत जो है वो मेरे नहीं ख्याल के कोई अब अहम रह गई है, वो एक खर्च हो चुके हैं। अगर ये उन्होंने कोई इससे अगर ये समझ बैठे हैं, मेरे नहीं ख्याल के खसूसन नवाज शरीफ साहब जैसे जीरक आदमी और बड़े जहांदीदा आदमी है, वो ये समझ रहे हैं कि इसके बाद उनका स्कोप इतनी आसानी से होगा। जिस तरह आपने देखा कि अभी उनकी सियासत में एंट्री जो थी वो ऑलमोस्ट वो एक अगेंस्ट ऑर्डर कर रहे थे। अभी आपने जिक्र किया कि जो उन्होंने टाइम लिया इंटरव्यू लेने में, वो इनफैक्ट उसी वक्त थी जब इंटरव्यू ले रहे थे। मैं बार बार रोजाना ये कह रहा था कि ये इंटरव्यू बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी के इलेक्शन में अदम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों आप भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब इससे पहले 8 इलेक्शन में टिकट दे चुके हैं। ये जैगम एंडोर्स करेंगे, तौसीक करेंगे कि मुस्लिम नून को, जो पीपल्स पार्टी को, इनको 8-10 बंदे 15 बंदे चेंज करने होते हैं। वो भी कोई माशरा लगे और बंदे चले जाए तो उनकी जगह कोई वो आ जाए, मगर ना इनको टिकट देना इनके लिए तो इश्यू है ही नहीं। तो फिर क्या उस्ताद पड़ी हुई थी या प्रॉब्लम था या कौन सी वो चीज थी कि नवाज शरीफ साहब ने 3-4 हफ्ते लगाए, इलेक्शन सर पे आ गए। मुझे कई टिकट देने वाले रो रहे थे जी कि हमें बताएं कि टिकट इशू करने नहीं करने, जब तक के वहां पे जमा कराना पड़े। उससे आधों को टिकट मिल रहे थे और आधों को नहीं मिल रहे थे, भाग था, क्योंकि उसी जाके टिकट अनाउंस हो रहे थे। तो ये वो एक मैसेजेस होते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं ना कि खामोशी भी एक जुबान होती है। तो एक उनकी कम्युनिकेशन चल रही है, क्योंकि वो अपने आप को पाकिस्तान आने के बाद इतने अच्छे तरीके से है, बड़ा जलसा किया, उसके बाद उन कैंपेन नहीं चलाई, क्योंकि वो अपने आप को समझते थे कि उनको डिच कर दिया गया। और इसका सार नजर आना शुरू हो गए थे जब फैसल वावडा साहब जरदारी साहब जहाँ मिले, सरफराज भुट्टी साहब जो थे, जो नून के पक्के उनके ऑलमोस्ट तय था,
वो जाके बलूचिस्तान में जरदारी साहब को जाके ज्वाइन कर लिया। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन चेंज हुए कि जो शुरू में आते ही जो जोड़ तोड़ हो रहे थे, MQM और ये तकरीबन सीटों पे मुआहदे थे और वहां कराची में अकोमोडेट करना, वो सारा उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का जो है तब्दील हो गया, जो प्लान जो सारे तब्दील हो गया। लेकिन ये सारे किससे पारी ने आया ये है कि आया इससे कोई हासिल वसूल होगा। एस्टैब्लिशमेंट को ये कई चीजों के बारे में उन्होंने ये नहीं देखना कि इसका नफा नुकसान कितना है। उन्होंने बंदे जो है अपने वजारत खारजा के अंदर भी रख दिए और अब इम्पोर्टेंट बंदा यही होंगे हमारे जलील जिलानी साहब होंगे। सही तो और फाइनेंस भी ले लिया और इंटीरियर भी ले लिया है कि उन्होंने कह दिया कि जी आप उनको सेनेटर बनवा दिया तो मिनिस्टर भी बन जाएंगे। सही हमारे मोहसिन नकवी साहब। तो एक बड़ी, लेकिन क्राइसिस वही है जो जैगब ने कहा कि क्या हासिल रसूल क्या है कि मुल्क को क्या आप इसके बाद 2 साल बाद जब तोसी मिल जाएगी, 1.5 साल बाद या 2.25 साल बाद, उसके बाद डेफिनेटली आप देखेंगे कि जी जरदारी साहब जो है वो 4 महीने पहले नहीं मुस्लिम नून के ऊपर जो जुबान दी, उनके लिए कोई सियासतदानों के लिए मुश्किल नहीं होता कि वो 1 मिनट के अंदर एक लैंग्वेज चेंज कर लें। हो सकता है इनको अबेंडन कर दें, उसके बाद वो इनको कहेंगे कि हम अपनी सपोर्ट वापस ले रहे हैं, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी। और ये इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट गोटे गोटे मुलविस होना था क्योंकि मुस्लिम नून को अब इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। मुस्लिम नून के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए किसी काम की हो या उनके लिए उनकी आसूदगी हो। अच्छा, ना तो शहबाज शीख साहब का इतना बड़ा इमेज है, ना ये कि आप ये देखें कि उद्योग के, अगर मैं समझता हूँ कि सागडार साहब जैसे बंदे जिन्होंने एक इज्जत के साथ किए वजारतें की हैं, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। सॉरी, मतलब उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। ज्वाइन नहीं करना चाहिए। जब एतमाद नहीं हुआ तो आपने कोई नौकरी तो नहीं करनी ना, यहाँ के हमने ये तो नहीं है कि डेली वेजेस पे हमने काम करने हमने एग्जैक्टली। नियाजी साहब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, ज़ैगम खान साहब सीनियर तज्जिया निगार हैं। देखिए, 2 लोग वाकई इस पूरे निज़ाम से आपको माइनस नजर आ रहे हैं, और वो किसी भी सूरत में, बेशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना रही है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म हैं, लेकिन माइनस नवाज और माइनस इमरान खान मुझे नज़र आता है। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे जो कंट्रोल उन्हें चाहिए था वो मुक़्तदर को मिल गया है, और जिनको वो नहीं चाहते कि इस सिस्टम का हिस्सा बने, उन्होंने बड़े मज़े से उनको बाहर भी किया है और उनके जो क्लोज आइड्स हैं उनको भी बाहर किया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, जब आप इतने कंप्रोमाइज्ड होते हैं तो बहुत कीमतें देनी पड़ती हैं। आपको गैर मकबूलियत की कीमत देनी है, आपको नालायकी की भी कीमत देनी है, आपको अपनी नेपोटिज्म की भी कीमत देनी है। अभी जिन लोगों पर आप बहस कर रहे हैं, जरा उनको देख लीजिए ना, कि नाअहली के हिसाब से देखिए कि पिछले 16 माह में जो हमारा बदतरीन एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसका कौन जिम्मेदार था? जब हमें एक दिन में चाहिए था IMF का प्रोग्राम, तो 10 महीने किसने डिले किया? किसकी वजह से पाकिस्तान की महंगाई तारीख की बुलंद तरीन 35% से ऊपर गई और 4 महीने 35 से ऊपर गई? किसकी वजह से पाकिस्तान का जो रुपया है वो ज़मीन पर धड़ाम से आ गिरा? और कैसे हुआ कि वज़ीर ख़जाना को एक तरफ रख के वज़ीर आज़म को बरह रास्त मुज़ाकरात करके मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए काम करना पड़ा? सही। हेड शुड हैव रोल्ड। जिस बंदे ने काम किया था मिफ्ताह का, उसकी तो आपने गर्दन उड़ा के बुहिर अरब में फेंक दी, जिसने डिलीवर किया था, इसलिए कि वो समधी नहीं था, दामाद नहीं था, भाई नहीं था। लेकिन समधी ने ये किया तो आप दोबारा इनाम उसको देना चाहते हैं। मियाँ साहब की जान उस तोते में है। मियाँ साहब उसको पहले बनाना चाह रहे थे कि नहीं, हर सूरत में फाइनेंस मिनिस्टर होगा। अब कैसे इस्टेब्लिशमेंट इसको बात को कबूल कर ले? और जब ये नहीं हुई तो मियाँ साहब इतने नाराज हैं कि कम अज कम उनको जो कंसोलेशन प्राइज देना है, अश्क शुई के लिए भी फॉरेन मिनिस्टर बनाना है। आप अंदाजा लगाइए, नेपोटिज्म की हद देखिए। नाअहली प्लस नेपोटिज्म, वाहिद मेरिट यह है कि समधी है। आप मुझे बता दिए इसाक डार की फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे क्या क्रेडेंशियल्स हैं? 0 क्रेडेंशियल्स हैं। उनका टेम्परामेंट देख लीजिए। IMF से डील करते हुए जितना अनडिप्लोमेटिक उन्होंने बिहेव किया, क्या उसका इनाम बनता है कि उनको फॉरेन मिनिस्टर लगाया जाए? अब मसला ये है कि जब आप इस तरह के बंदे को फॉरेन मिनिस्टर के बिठाएंगे तो आपने कुछ उसके अंदर डिफेंसेस भी तो बिल्ड करने हैं ना, कि वो काम IMF वाला काम अगर अमेरिका के साथ हो जाता है, चीन के साथ हो जाता है, तो क्या बनेगा पाकिस्तान की तो इसलिए कहा कि ठीक है जनाब, ये बिठा दें जरा दाएं बाएं जो है ये तारिक फातमी
हाँ। और जलील अब्बास जिलानी को भी खड़े कर दें, ताकि ये भाई साहब वो वाला कारनामा दोबारा ना कर दें जो उन्होंने वजारत खजाना के साथ किया था। हाँ, जब उन्होंने तो आईएमएफ के लिए अगर कहा था जियो पॉलिटिक्स हो रही है इसीलिए हमें नहीं मिल रहा। जी जी, कैसे कैसे, आई डोंट केयर, कैसे कैसे बयान, आई डोंट वरी। देखिए जो कुछ वो कह रहे थे और जितने रूट थे वो, एक ऐसे मुल्क को जिसको जान के लिए, यानी आपको चाहिए, आप इमरजेंसी में हैं, आप सर्जरी के वार्ड में हैं, आपको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है और आप सर्जन को टांगे मार रहे हैं, उसको पीछे किक्स मार रहे हैं, भागो। और वो जो है इनाम क्या है, फॉरेन मिनिस्ट्री। जब आपके ये खुद घर में ये हालत होगी तो आप इस्टेब्लिशमेंट का क्या गिला करेंगे? देखिए वो सीनियर पार्टनर तो है ना, वो लाए भी वो आपको हैं, इतना तो करेंगे ना जी। और आप देखिएगा जब ये आ जाएंगे तो नए तूफान जरूर खड़े होंगे, ऐसी बातें जरूर होंगी। ये जो इनका अपना कंप्रोमाइज होना है उसकी वजह से भी तो थोड़ी सी तो मेरिटोक्रेसी लाए ना आप। तो फिर एक लाइन ऐड कर देना ज़ैग़म कि अगर आप मेरिटोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जैसा मेरिट किसी का है ही नहीं, इन इलेक्टेड नुमाइंदों में से किसी का नहीं है जो मोहसिन नकवी का है। देखिए आप खड़े नहीं हो सकते ना, जब आपने इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स करनी है, आपने अपने समधी को वजीर खारजा बनाना है, तो साथ में एस्टेब्लिशमेंट तो कहेगी ना कि अच्छा ठीक है ये वजीर दाखिला ये वाला ले लो हमारा। या तो आप बैठ के वो तय ये कर रहे हो कि आओ बैठते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा मेरिट किसका है उस पर तैनातियां करती हैं, उस पर या तो बात हो ना। जब आप कंप्रोमाइज्ड होंगे तो फिर लेना पड़ेगा ना, फिर आपको अख्तियारात देने पड़ेंगे। हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड प्लस सिस्टम है, यू हैव साइंड ऑन दिस हाइब्रिड सिस्टम। ओह, तो आप ये क्या ये कहना गलत होगा कि मार्शल लॉ का अब नया नाम है ये? देखिए मार्शल लॉ जाहिर है, मतलब अगर मार्शल लॉ का मतलब ये था कि ऐसा निज़ाम जिसमें सीनियर पार्टनर जो है असल इक़्तिदार, असल इख्तियार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास हो, तो वही कुछ ही है ना। आउट ऑफ मार्शल लॉ तो ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ ना कि इस्टेब्लिशमेंट का इतना कंट्रोल हो और वो माइक्रो मैनेजमेंट तक चीजों को संभाल रही हो और देख रही हो। राइट। इसमें सिस्टम का भी कसूर है और आपकी अपनी नालायकियों, नेपोटिज्म का भी कसूर है। ज़ैग़म यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ज़ैग़म खान साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। मैं ज़रा तहरीक इंसाफ को हम माइनस नहीं कर सकते इसमें, अपने इस डिस्कशन में। नियाज़ी साहब जीत भी गए, जीत कर भी कुछ कर ना सके, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम का, जो हम कहते हैं सियासतदान को कंधे की ज़रूरत है, ये कंधा इस्टेब्लिशमेंट का होना लाजिम है इस सिस्टम में जीने के लिए। अवाम के कंधे से जो आएगा उसे इसी तरह से रहना पड़ेगा कि ऑपोजिशन की बेंचेस पे बैठे हैं, हर चीज़ उनकी गलत रहेगी। देखिए मेरे ख्याल कंधा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल ये करना चाहिए कि उनके कंधा इस्तेदाद में है निज़ाम इस्टेब्लिशमेंट, मतलब बिल्कुल विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स। आपको ये बात तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई नहीं डिनाई करता। इमरान खान साहब की हुकूमत देखें कि जितने मॉडर्न फैसले थे, आप कोई देख लें, फॉरेन पॉलिसी को, फाइनेंस को, नेट को, इमरान खान साहब क्या कहते थे कि जी ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये मैंने नहीं किया, काजी फायजिया साहब के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं दायर किया, फलां चीज मैंने नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि कुछ और लोग थे और वो हमें बार बार इमरान खान ने इसका बाद में भी आजा किया, तो हर चीज तो वही कर रहे थे और मुझे तो इख्तियार ही नहीं लेना चाहिए था। तो बादस खराबी जो है बस्या, देखें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि मुस्लिम नून जो है मेरे लिए तकलीफदेह बात होगी अगर ये बात, मुझे लगता ही है कि वो एक मामले में यकसू हो गए हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की मैं कर रहा हूँ कि ये उनका आखिरी सियासी पड़ाव है। अच्छा। और ये जो होता है ना भागते चोर की लंगोटी सही, तो इसमें अब मरियम बीबी को भी पंजाब दे दिया जाए। मैं जरा थोड़ा सा ये जो हम बात करते हैं ना डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, इससे मेरे बिल्कुल इख्तिलाफ है। ये हमारे यहाँ पे जितने हैं, नेहरू की फैमिली है, हसीना वाजिद वहाँ कर रही है, कोई यकीन हो पता ना क्यों, एक चीज है, इसकी वजूहात कुछ और है। क्योंकि एक वक्त में सबको एक हॉट बयानी उठाना होता है कि जो कोई और बंदा नहीं हो सकता। मतलब आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट ललकारा है, कोई एक बंदा बता दे
तहरीक इंसाफ में एक बंदा, यहाँ आप मुझसे ज्यादा दोनों जो वेल वर्स्ड हैं, एक बता दें कि जिन्होंने इमरान खान की हाँ में लाई हो। लीडरों की मैं बात कर रहा हूँ, वर्कर उनके पास बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसका भुट्टो साहब का जो था, जो सख्त बयानिया था, वो बेचारी बेनजीर उनसे भुट्टो उठा के लिखती गई थी, और ये आज कुछ चलाते ही नहीं है। ये होता है, एक बड़ी अजीब सूरत है। दूसरी बात होती है कि जो वोटर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि लीडर जो है, जिसको अगर वो नवाज शरीफ के पीछे हमारा फॉलोइंग है, या भुट्टो साहब के पीछे फॉलोइंग है, या इमरान खान साहब के पीछे फॉलोइंग है, तो वो देखते हैं कि इमरान खान साहब ने आगे किसको पढ़ाना है। कई लीडरों के अंदर फितरत होती है कि जब उनके अपना कुछ नहीं होता तो कहते हैं मैंने दूसरा लीडर तैयार ही नहीं करना। यही इमरान खान साहब जो है, इसके बारे में मैं जब उनके बंदे आए थे 10 अप्रैल के बाद मिलते थे 2022 में, कहते ये इमरान किलर रह जाएगा। अच्छा, ये तो खैर है। दूसरी बात यह थी कि मैं इस बात से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ कि जी जो 16 महीने की हुकूमत है उससे बेगम साहब उम्मीद लगा बैठे थे। मिफ्ता साहब दूध और शहद की नहरें बहा लाते, और मरियम नवाज साहब भी दूध और शहद की नहरें भी बहा दे पंजाब के अंदर। अच्छा। लेकिन जो पॉलिटिक्स होती है वो डोमिनेट करती है। हमने परवेज लाई का दौर देखा और काफ लीग का देखा, बहुत अच्छा दौर था, क्या रिवार्ड मिला? इसलिए पॉलिटिक्स जीरो थी। अच्छा, ये चीज जो है ज़हन नशीन करें कि इमरान खान साहब का जो दौर है वो नाअहली में 19-20 होगा ना, कि इमरान खान जो था वो 70% नाअहल था, ये 95% नाअहल थे, या नालायक थे, या महंगाई आई, या सारी हर मद के अंदर उनको देखें कि इमरान खान कहाँ ठहरता है। लेकिन इमरान खान साहब ने, आपने ये देखोगे, एक उन्होंने बयानिया पकड़ा तो किसी ने सवाल किया कि आपने जी एक मंशूर दिया था, इतने सवाल, या आपके हुकूमत में ये चीज हुई? किसी ने ये पूछा कि 5 अगस्त 2019 को हम कश्मीर से हाथ धो बैठे? कभी कोई लीडर इतना बड़ा जुर्म करता कि कश्मीर से हम हाथ धो बैठे? उसके दौर में चलता, भले से उसका कसूर नहीं था, लेकिन सारा उसके गले में डलना था और उन्होंने उसको उठा के आगे चलना था। तो चुनाचे और आखिर है कि इमरान खान साहब जो है माइनस नहीं होगी। अच्छा। इसी तरह नहीं होगी नवाज शरीफ साहब माइनस नहीं होते। हाँ। देखो, अगर 2000 नवाज शरीफ साहब को माइनस होते तो 2021 के अंदर तहरीक इंसाफ की तो कोई मकबूलियत बर्फ की तरफ पिघल गई थी। ये तो बयानिया ना तब्दील करते, और नवाज शरीफ सारी तहरीक इंसाफ हमारे पास आते थे और कहते थे हमारा इलेक्शन नहीं बनता। बड़े बड़े कौमी रहनुमा और बड़े पॉपुलर लीडर कहते थे कि हम बहुत गैर मकबूल हो गए, और नवाज शरीफ साहब से वो टिकटें मांग रहे थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसके अंदर गुंजाइशें निकलती हैं। हाँ। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि इसाक डार साहब अगर को IMF से नेगोशिएशन की, इमरान खान साहब ने नहीं की, तो उसका खमियाजा ये भुगतना पड़े। इसकी वजूहात वो अपनी बिल्कुल दुरुस्त होगी, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इसकी वजूहात वही है कि आपने जिसने, एक फिक्र मुझे कहने दे, जिस किसी ने एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे का रोल अदा इस मुल्क में किया है, पब्लिक की नजरों में उसकी कदर कीमत गिर गई है, चाहे उसका नाम इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, और जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया पकड़ा है, चाहे जुल्फिकार भुट्टो अपने वक्त के, या नवाज शरीफ साहब हो, या इमरान खान हो, या इफ्तिखार चौधरी हो, उनको रिफतें मिली है। अच्छा, तो आखिर में मैं फिर आपसे यही पूछूंगी कि ये ज़ैगम आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कब तक इमरान खान साहब, जैसे नियाज़ी साहब भी कह रहे हैं, माइनस नहीं हुए हैं अभी, ना ही नवाज शरीफ को वो माइनस समझते हैं। इमरान खान साहब नवाज शरीफ माइनस नहीं हुए थे, अब जो हुए हैं ना, मैंने कहा अब तो उनका आखिरी पड़ाव है, मैंने कहा जी मैं तो कहता हूं उनकी सियासत खर्च हो चुकी है, लेकिन उसकी वजूहत वो नहीं है कि जी उनका हुकूमत खराब हुई है, उसकी वजूहत वो है, वो सारा जो बयानिया तब्दील हुआ है। राइट। और इमरान खान से अभी तक वो बयानिया इंटैक्ट रखा हुआ है, जिसमें उन्हें मकबूलियत मिली हुई है। हाँ, लेकिन बिल आखिर आपको क्या लगता है, ही विल हैव टू डू अवे विद द बयानिया ज़ैगम? क्योंकि देखिए सरवाइव भी तो करना है ना इस सिस्टम में। देखिए, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में सिर्फ 3 मुल्क गिर जमातें बनी हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ना ये लोग मामूली लोग हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी, मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग और इमरान खान की PTI। और हमने देखा है कि जब ये बड़ी जमात, मुल्क गिर जमात बन जाती है तो फिर वो गिरती नहीं है। आप सिर्फ छोटा सा ये फैक्ट देख लीजिए कि 1970 में जितनी पीपल्स पार्टी ने वोट लिए थे, उतने ही वोट, बिल्कुल वही परसेंटेज वोट जो थी वो 1988 में पीपल्स पार्टी ने लिए थे। आप तसव्वुर कीजिए, दरमियान में एक पूरा 10 साल का ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ गुजरा, जिसमें कोड़े भी थे, फांसियां भी थी, कैदें भी थी, बर्बादी थी, लेकिन वोटर नहीं गया। जब वोटर गया तो वो
जरदारी साहब के आने के बाद गया, सियासी वजूहात पे। इसलिए वोटर ने नहीं छोड़ा कि जमात मुश्किल में थी। मियां नवाज शरीफ निकलना पड़ा, वापस आए, तमाम वोट बैंक वापस मिल गया। अब अगर वोट जा रहा है 2 इलेक्शन से, पॉलिटिकल रीजन से, मुख्तलिफ रीजन से जा रहा है। पीटीआई का वोट बैंक नहीं जाने वाला, वो रहेगा, 10-20 साल रहेगा, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए जो दूसरी तरह की पॉलिटिक्स की उनकी ज़रूरत है, उसकी भी तो एक ज़रूरत है ना, दूसरों के साथ मिल के भी चलना है। अगर आपका मैसेज ये है कि सिस्टम के साथ हम चल ही नहीं सकते, ना दूसरी जमातों के साथ चल सकते हैं, फिर इक़्तिदार में आने में तो मुश्किल होगी और वक्त भी लगेगा और उसकी कीमत भी होगी। तो मेरे ख्याल में अब ज़रूरत है कि इमरान खान और पीटीआई दूसरी सियासी जमातों के साथ अपने दरवाजे खोलें। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं तो उन्हें वो काम करना होगा जो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने 2006 में किया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया नियाजी साहब आपका और ज़ैगम आपका। वेरी इंटरेस्टिंग आप लोगों के कमेंट्स और तज्जिया कि क्या कुछ आपको देख रहे हैं, किस किस्म का ये निज़ाम है, और वापस आने के लिए इस निज़ाम में जैसे आप कहते हैं कि जो दरवाजे हैं सियासत के वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ खोलने होंगे अगर अभी आप इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं यानी तहरीक-ए-इंसाफ, उनके मेंबर कौमी असम्बली आतिफ खान साहब हमारे साथ होंगे। और आज आपने देखा कि उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी हुई थी, कहाँ कहाँ पकड़ धकड़ हुई। ये तमाम तर मामलात इसी तरह से चलेंगे या स्ट्रैटेजी तब्दील होगी? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट वन। वेलकम बैक। तहरीक-ए-इंसाफ और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर कौमी असम्बली आतिफ खान साहब हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि आज दिन भर भी एहतजाज और क्या यही रविश रहेगी? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन स्टूडियोज आतिफ खान साहब। ये फरमाइएगा कि ये जो एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है और जिसमें आपके मुखालफिन भी बार बार कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एहतजाज लगता है एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के पास रह गई है, और आप बाहर ये कहते भी हैं कि पार्लियामान में भी और सड़कों पर भी हम सिर्फ एहतजाज करेंगे। आप नहीं समझते कि मामलात सियासतदानों ने हल करने होते हैं? सियासी जमातों के साथ जब तक आप लोग किसी एक मिनिमम जिसे कहते हैं ना एजेंडा पर कन्वर्ज नहीं करते, ये इसी तरह के मामलात जो हैं उससे आपको हासिल कुछ नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया नादिया। पहले तो बात यह है कि एहतजाज ज़ाहिरी बात है, जमहूरियत में हर एक आदमी का हक होता है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन आइन में है। लेकिन जो कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब ने पहली तकरीर की, पहले तो उन्होंने फिर वही 9 मई और नहीं छोड़ेंगे और सज़ाएँ देंगे और ये सारा कुछ, फिर उसके बाद उन्होंने मुफाहमत की बात भी की। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जी डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में असल चीज़ जमहूर होते हैं और जमहूर अवाम हुकूमत करते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। ये नहीं होता कि 45 में कोई जीते, 47 में कोई जीते, 8 को एक जीते, 9 और 10 को कोई और जीत जाए, 1,30,000 से 30,000 बना दें, 30,000 से 1,30,000 बना दें। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे जो रिज़र्व सीट्स का हमारा मसला था, आप ये देखें कि एक पार्टी को जनरल इलेक्शन में 7 सीटें मिली हैं और रिज़र्व सीट्स में उनको सूबाई असम्बली में 8 सीटें मिल गई हैं। तो ये तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो हम कोई अपने लिए तो एहतजाज नहीं कर रहे, अवाम के हुकूक के लिए। और बेसिक अवाम का हक क्या है? उनका वोट, उनका हुकूमत करने का जो इख्तियार है, अगर वो ही आप उनसे ले लें और कहें कि जी मिट्टी पाओ, आगे चलो, तो इस तरह तो नहीं होगा। मतलब ज़ाहिरी बात है, इन चीज़ों का इलाज करना पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन इन चीज़ों के इलाज के लिए ज़ाहिर है ट्रिब्यूनल्स हैं, एक लीगल रिकोर्स है जो आपने करना है। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर का माहौल है आप नहीं समझते। पहले भी तहरीक-ए-इंसाफ मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ जो इंतखाबी इस्लाहात थे या इंतखाबात जब करवाने थे उस पर मीटिंग्स हो रही थी। आप नहीं समझते टू स्टार्ट ऑफ ये जब आपको मुफाहमत के चार्टर का कह रहे हैं वज़ीर आज़म और जरदारी साहब भी, अब तो आज सदर का हल्फ भी उन्होंने उठा लिया है, वो भी मुफाहमत के बादशाह हैं, एक कोई मिनिमम एजेंडा हो जिस पर तहरीक-ए-इंसाफ राजी हो, ऐसा कुछ डिस्कस हुआ है पार्टी में? देखिए, हम तो सिर्फ इस चीज़ पे राज़ी होंगे कि अवाम को उनका हक जो उनसे मैंडेट छीना गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं।
बुनियाद अगर ठीक ना हो और आप कहें कि जी बुनियाद खैर है ख़राब है लेकिन उसके ऊपर बिल्डिंग अच्छी बना दें, तो अगर बुनियाद ठीक नहीं होगी, मैं उनकी शक्लें देखता हूँ, उनके चेहरों से लगता है कि वो हारे हुए हैं। अब जब वो आके असेंबली में ओथ उठाते हैं, अल्लाह के नामों के नीचे कायद आज़म की तस्वीर सामने लगी हुई है और उन लोगों के साथ हम आगे चले और हम कहें कि नहीं जी बस खैर है, पहले फॉर्म छीने गए, हमारे वर्करों को गिरफ्तार किया गया, पंजाब में जलसे नहीं करने दिए गए, उसके बाद हमारा सिंबल ले लिया गया, उसके बावजूद भी हम इलेक्शन जीते। 180 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई जीती है और 180 सीटों वालों से मैं मिल के आया हूं इमरान खान साहब से जेल में, वो जेल में पड़े हुए हैं। उनकी बेगम को 14 साल कैद, उनको 31 साल कैद और 17 सीटों वाले या 20 सीटों वाले वज़ीर आज़म बन गए और उसकी बुनियाद पे फिर रिजर्व सीट्स का आप मसला देख लें, उसी की बुनियाद पे चेयरमैन देख लें, इसी बुनियाद पे आइंदा सेनेट का इलेक्शन होगा। तो मतलब ये कैसी जमहूरियत है, ये सिस्टम कैसा है, मतलब ये तो इस तरह तो नहीं चल सकता। अच्छा, यानी इंतखाबी नताइज के हवाले से जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो जब तक वो दूर नहीं होते मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। इमरान खान साहब कई मरतबा ही इज़ बिन कोटेड सेइंग कि मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आगे से कोई बात ना करे तो जाहिर है फिर क्या किया जा सकता है। जाहिर है कि उनका जो इशारा है वो ना तो पीपल्स पार्टी की तरफ है ना PMLN की तरफ है, वो मुक़्तदरा की तरफ है। तो ये एक आप लोगों के ऊपर तनकीद है कि आप लोग स्टैब्लिशमेंट के साथ तो बात करने को तैयार हो जाएंगे लेकिन सियासी जमातों के साथ नहीं तैयार होंगे। सियासी जमातों के साथ भी हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम किस चीज़ पे बात करें। अगर आप मुझसे मेरा घर भी ले लें, मेरी गाड़ी भी ले लें, मेरी जायदाद भी ले लें, सब कुछ मुझसे ले लें और आप कहें कि यार बस खैर है इसको छोड़ो आगे चलते हैं, तो मैं कहूँगा मुझसे तो सब कुछ ले लिया है तो आगे किस चीज़ के लिए चले। मतलब उसकी बुनियाद तो कोई होगी ना। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप सब कुछ किसी से ले लें, आप उन्हें इलेक्शन भी ना लड़ने दें, वर्करों को भी अंदर कर दें, उनसे रिजर्व सीटें भी ले लें, उनसे जनरल सीटें भी ले लें और आप कहें कि जी खैर है पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ते हैं, खैर है जमहूरियत के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह तो नहीं चलता ना। तो जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो जो क्रैकडाउन हैं उसका आपने जिक्र किया, चाहे आपने अपनी नशिस्तों का जिक्र किया, उसको आप मुर्दे इल्ज़ाम समझते हैं कि ये सियासी जमातों ने आपके साथ किया है। देखिए, बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी तो वही है। वज़ीर आज़म कौन बना है, MNAs कौन बने हैं, MPs कौन बने हैं, इन्हीं सीटों की बुनियाद पे सदर कौन बने हैं, इन्हीं सीटों की बुनियाद पे सेनेटर्स कौन बनेंगे। बेनिफिशरी तो वही है। अगर वो इसका हिस्सा ना होते तो ये हालात ना होते। वही इसके बेनिफिशरी हैं। अच्छा। वही इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जी हम ये जमहूरियत जो पार्लियामेंट होती है कि जी बस एक उठा उसने कोई बातें की, दूसरा उठा उसने कोई बातें की और सब्सटैंशियल या बुनियादी जो मसले हैं उसकी तरफ हम मिट्टी पाव करके आगे चलते हैं, तो इस तरह तो मसले हल नहीं होंगे। हम कह रहे हैं कि बेसिक बात पे आएँ, जो इलेक्शन में आवाम के पास क्या हक है। 5 साल बाद उनके पास एक वोट का इख्तियार होता है ना, और तो अवाम के पास कुछ भी नहीं होता। एक वोट का इख्तियार भी अगर आप उनसे ले लें, वो जिसको वोट देते हैं वो अगले दिन किसी और का निकल आता है। तो अगर आप अवाम को एक वोट का इख्तियार भी 5 साल बाद नहीं देते, उसके रिजल्ट को आप नहीं तस्लीम करते, आप रिजल्ट चेंज कर लेते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क आगे बढ़ेगा या जमहूरियत आगे बढ़ेगी। तो जमहूरियत का अगर हम जिक्र करें तो देखिए यही सारा गिला 2018 में था और ये कहा जाता था कि एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत इमरान खान साहब और आपकी हुकूमत उस वक्त फंक्शन कर रही है। आज जो आप होते देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं उसी का तसलसल है? देखिए, एक तो ये जो 2018 के इलेक्शन का और इसके इलेक्शन का लोग मुआजना करते हैं, इसका कोई मुआजना नहीं है। मतलब ये ऑरेंजेस और एप्पल को बराबर करने वाली बात है। मैंने उस दिन नून लीग वालों से भी मैंने पूछा, मैंने कहा आप ज़रा मुझे बताएं कि 2018 में आपके क्या 10-12 हज़ार वर्कर्स जेल में थे? क्या उस इलेक्शन में आपसे सिंबल ले लिया गया था? क्या उसमें आपके सारे औरतें, कितने लीडरान सारे जेलों में हैं? और इसके अलावा आपके कितने कैंडिडेट से नॉमिनेशन पेपर चीने गए थे? आपके कितने जो लीडरान हैं उनको ये जो हम बल्ला लेने गए थे, हमें जहेज़ का सामान पकड़ा दिया, ये बैंगन है तो ये ढोल है तो ये जूता है, ये क्या है। तो मतलब 2018 का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर उसमें गलती हुई है
तो मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक हुआ है, लेकिन अगर वहां पे 10% गलती हुई है और यहाँ पे आप 110% पे उसको लेके जाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं जी 2018 में भी यही हुआ था, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है 2018 का 2024 के इलेक्शन से। ये तो मतलब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के बाद, ये पहला इलेक्शन है कि जो इलेक्शन होने से पहले कंट्रोवर्शियल हो गया था। अच्छा, उसके बावजूद भी लोग निकले हैं, वोट दिया है, तो इसका तो मेरे ख्याल में ये कोई हल नहीं है कि हम कहें कि जी बस वो छोड़ो और आगे जाओ। अच्छा। तो अगर बुनियाद ठीक नहीं होगी हम आगे क्या बिल्डिंग बनाएंगे? अच्छा, तो इसका मतलब कि आप ये बिल्डिंग बनने ही नहीं देंगे, ये तो साफ अब आपके अल्फाज से समझ में आ रहा है। मुझे ये बताएं आतिफ खान साहब, एक और मामला जो आजकल बड़ा ज़ेरे बहस है कि ठीक है आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात एहतजाज के हवाले से हैं क्योंकि इंतखाबी नताइज पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन ये जो अब बात आ रही है जो शानदाना गुलजार साहिबा ने की, जो शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं कि उनको बाकायदा क्या कहते हैं वो नाम ले रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो कातिल हायर कर ली हैं। इसी तरह शानदाना साहिबा ने ज़िले शाह के कत्ल के लिए जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो लीक का कोई जिक्र किया है, ये मामला पार्टी में डिस्कस हुए हैं या ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सियासत करने के लिए बातें हो रही हैं? देखें, इसकी तो डिटेल ज़्यादा ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि शेर अफजल मरवत साहब को क्या थ्रेट आई हैं या किसकी तरफ से आई हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर उनको वाकई ये लगता है कि कुछ है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ साथ देखें, मरियम नवाज साहिबा का आप ये देख लें कि जो कुछ हमारे वर्करों के साथ, लीडरों के साथ होता रहा, पंजाब में पिछले दिनों एहतजाज हुआ, पुरअमन एहतजाज हुआ और फिर से पीटीआई के वर्करों को जेलों में डाला गया। तो अब अगर ये इंतकामी कार्रवाई और ये इस तरह की एक तरफ आपसे बल्ला भी ले लिया, इलेक्शन भी जीत गए, रिजर्व सीटें भी ले ली, तो उसमें मरियम नवाज साहिबा कहाँ गई? वो तो अब बनी है ना सीएम। उस वक्त तो मोहसिन नकवी साहब की केयरटेकर हुकूमत थी। तो वो तो मोहसिन नकवी साहब भी अगर थे, वो भी जरदारी साहब के कहते हैं कि जी बेटे की तरह हैं। ये तो सारी एक ही कड़ी है, मतलब एक ही कड़ियाँ हैं मुख्तलिफ उसकी। मरियम नवाज साहिबा का भी अल्लाह करे कि वो कोई मैच्योर और कोई इस तरह की, लेकिन उनकी बातों से उनकी जो हमारे वर्कर्स को पकड़ा, ऐसे लगता है कि वो इंतकाम के मूड में है। अच्छा। तो अगर इंतकाम होगा और अगर मजीद हालात वो ख़राब करना चाहते हैं तो नुकसान तो हुकूमत का ही होता है। देखिए, हालात ठीक रखना, हम 10 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, मैं 10 साल मिनिस्टर रहा हूँ। अगर अपोजिशन कुछ कहती भी थी, हम उनको हालात ख़राब नहीं करने देते थे। ये नहीं कि हम उनको और बहाना दे कि हालात मजीद ख़राब हो जाए। अच्छा, तो आतिफ साहब, अब एक बड़ा आपने अच्छा किया, 10 साल का जिक्र किया, खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़बरदस्त किस्म का मैंडेट मिला, लेकिन पेशावर में आके इस मैंडेट को कुछ हो जाता है। और इस वक्त जो खबरें हैं वो ये हैं कि तैमूर झगड़ा साहब, जिनके लिए पहले ये आ रहा था कि ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर क्या कहते हैं मावने खुसूसी बराए फाइनेंस लगाने के लिए, सडनली मुजम्मिल असलम को बना दिया जाता है और उनको जो है वो नहीं लिया जाता। तो ये कहा जा रहा है कि गंडापुर साहब ने जो काबीना बनाई है उसमें उनका अमल दखल ज़्यादा है और अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से ये पेशावर में जो वेव है ये कुछ रुक सी गई थी। देखिए, सिंपल सी बात है कि इलेक्शन किसी को जतवाना या हरवाना, वो तो जाहिर बात है अमीन साहब के कंट्रोल में नहीं था। वो तो खुद छुपे हुए थे, इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सकते थे। हमारी तरह हम लोगों ने भी सारी वर्चुअल कैंपेन की है, हल्कों में नहीं जा सकते थे, इतने ज़्यादा केसेस और पकड़ दकड़। तो वो जितवाना या हरवाना तो मेरे ख्याल में आउट ऑफ क्वेश्चन है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अली अमीन साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें अपनी कैबिनेट ज़रूर अपनी मर्ज़ी की बनानी चाहिए। वो गए हैं, मुझसे उन्होंने डिस्कशन की, वो गए हैं इमरान खान साहब के पास जेल में, उनसे पूरी लिस्ट डिस्कस की है, उसके बाद उन्होंने अनाउंस की है। तो ये तो नहीं है कि किसी को उन्होंने निकाला है या डाला है। जो भी हुआ है इमरान खान साहब की कंसल्टेशन से हुआ है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।